Hello everyone and welcome back to UGC Net Mentor. I hope you all are doing well. गाइज यूजीसी नेट पेपर 1 के लिए जो यहाँ पर हम आपको क्लासेस प्रोवाइड कर रहे हैं दैट इज प्रीमियम क्लासेस। तो उसकी क्लास नंबर 11th है आज, और इससे पहले ऑलरेडी 10 क्लासेस हो चुकी हैं जिसमें हमने यूनिट 1 दैट इज टीचिंग एप्टीट्यूड उसको हमने कवर किया था और उसका एक मॉक टेस्ट भी हुआ था। तो उन सभी क्लासेस के लिंक जो है मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। आप लोग वहाँ पर जाके इन क्लासेस को देख सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हमने बहुत ही ईजी वे में डिस्कस किए थे। आज से हम स्टार्ट करेंगे रिसर्च एप्टीट्यूड दैट इज यूनिट नंबर 2, और इसकी जो क्लासेस हैं वो 11, 12, 13, 14 करके इस तरीके से सिस्टमेटिक वे में आएंगी ताकि आपको सारी चीजें पता चल जाएं कि रिसर्च एप्टीट्यूड में कौन कौन से टॉपिक हैं और किस तरीके से हमें इन्हें कवर करना है। ओके, तो आज की क्लास में डिस्कस करेंगे हम रिसर्च मीनिंग, टाइप्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसर्च। तो बेसिक मीनिंग समझेंगे हम, टाइप्स ऑफ रिसर्च समझेंगे और कैरेक्टरिस्टिक्स समझेंगे। सो गाइस, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सो मेक श्योर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि अपकमिंग वीडियोस का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि यहाँ पर हम आपको यूजीसी नेट से रिलेटेड सारी अपडेट देते रहते हैं, और साथ ही किसी गवर्नमेंट कॉलेज या किसी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर की वैकेंसी निकलती है तो उससे रिलेटेड अपडेट भी आपको यहाँ पे मिलता रहता है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं फटाफट से आज की क्लास। सो लेट्स अंडरस्टैंड फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज रिसर्च। सबसे पहले हम लोग बेसिक डेफिनेशन समझेंगे कि रिसर्च होता क्या है, देन उसके बाद हम समझेंगे कि टाइप्स ऑफ रिसर्च कितने प्रकार के होते हैं, कितने टाइप के होते हैं। ओके, सो व्हाट इज रिसर्च। देखो, जैसे कि इसके नाम से पता चल रहा है रिसर्च, सर्च मतलब क्या होता है, फाइंड करना, और री मतलब दोबारा से। तो अगर आप कोई नई चीज फाइंड कर रहे हो दैट इज सर्च करना, और रिसर्च मतलब ऑलरेडी कोई चीज हो रखी है उसी का एक नया वर्जन या फिर उसी से रिलेटेड कोई नई चीज इन्वेंट कर देना, दैट इज रिसर्च। तो देख लेते हैं कि इसकी बुकिश लैंग्वेज में किस तरीके से यहाँ पे लिखा हुआ है। रिसर्च इज डिफाइंड एज द क्रिएशन ऑफ न्यू नॉलेज। न्यू नॉलेज का क्रिएशन करना ही रिसर्च है, और द यूज ऑफ एग्जिस्टिंग नॉलेज इन अ न्यू and a creative way so as to generate new concept, methodologies and understandings. Okay, तो यहाँ पर अगर आपने नई चीज इन्वेंट करी है दैट इज रिसर्च, या फिर ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग नॉलेज है उसी का यूज करके आपने कोई नया कंसेप्ट बनाया है, कोई नई नॉलेज क्रिएट करी है, दैट इज रिसर्च। This could include analysis of previous research to the extent that it leads to new and creative outcomes. तो आपने previous research को इस तरीके से यूज किया है कि उसको यूज करके आपने कोई नई चीज फाइंड कर दी है। ओके, तो इसको भी क्या बोलेंगे हम, रिसर्च बोलेंगे। तो सिंपल है, रिसर्च का मतलब क्या है, या तो आपने कोई बिल्कुल नई चीज ढूंढी हो, या फिर जो ऑलरेडी सर्च हो रखी है चीज उसी का एक नया वर्जन आप लेके आए हो, दैट इज नॉन एज रिसर्च। तो ये बेसिक डेफिनेशन थी, और रिसर्च के कितने टाइप्स होते हैं अब इसको समझ लेते हैं हम लोग। सो टाइप्स ऑफ रिसर्च में यहाँ पर देखो, टाइप्स ऑफ रिसर्च जो होते हैं बहुत टाइप के होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको जस्ट जो बेसिक हैं जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है हम उनको डिस्कस करेंगे। और भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं रिसर्च के, तो सबको हम डिस्कस नहीं करेंगे, जो कि एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है हम उनको डिस्कस करेंगे। सो बेसिक रिसर्च क्या होती है। अब बेसिक रिसर्च डेफिनेशन इज डेटा कलेक्टेड टू इनहांस नॉलेज। आपने सिंपल डेटा कलेक्ट किया है जिससे कि आपकी जो नॉलेज है वो इनहांस हो सके, बढ़ सके। द मेन मोटिवेशन इज नॉलेज एक्सपेंशन। बेसिक रिसर्च का मेन मोटिव क्या होता है, मेन मोटिवेशन क्या होता है इसका, कि आपकी जो नॉलेज है उसको एक्सपेंड करना है, ठीक है। कोई आपको कमर्शियल रीजन नहीं है इसका यहाँ पर, या फिर कोई फर्दर आपने कोई इतना बड़ा रीजन नहीं होता है, बस आपकी बेसिक नॉलेज जो है उसको इन्हांस करना है। इट इज अ नॉन कमर्शियल रिसर्च दैट डज नॉट फैसिलिटेट इन क्रिएटिंग और इन्वेंटिंग एनीथिंग। कुछ नया ढूंढने की कोशिश नहीं होती कमर्शियली वे में, ठीक है। कमर्शियल तरीके से कोई नई चीज नहीं होती यहाँ पर, बस आप अपनी नॉलेज के लिए इसको इन्हांस करना चाहते हो। फॉर एग्जाम्पल एन एक्सपेरिमेंट टू डिटरमाइन अ सिंपल फैक्ट। कोई चीज पता लगानी है सिंपल तरीके से, तो उसको आप बेसिक लेवल पे जो करते हैं, जो बेसिक चीजें हैं, जो बेसिक नॉलेज आप अपनी इन्हांस करना चाहते हो, उसको हम बोलेंगे बेसिक रिसर्च। अब नेक्स्ट होती है आपका अप्लाइड रिसर्च। अप्लाइड रिसर्च फोकस ऑन एनालाइजिंग एंड सॉल्विंग रियल लाइफ प्रॉब्लम्स। दिस टाइप refers to the study that helps solve practical problems using scientific methods. Studies plays an important role in solving issues that impact the overall well-being of humans. For example, finding a specific cure for a disease. तो अप्लाइड रिसर्च क्या होती है, जहां पर हम रियल लाइफ प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। ओके, तो यहाँ पर काफी सारे डेटा कलेक्शन होता है, स्टडी की जाती है काफी डिटेल में, और प्रैक्टिकल तरीके से साइंटिफिक मेथड्स का यूज करते हुए जो रियल लाइफ प्रॉब्लम्स होती हैं उनको ठीक किया जाता है, उनके ऊपर रिसर्च की जाती है। तो जो जितनी भी रियल लाइफ प्रॉब्लम्स हैं उनको ठीक करने के लिए जो रिसर्च की जाती है दैट इज नॉन एज अप्लाइड रिसर्च। नेक्स्ट आपका प्रॉब्लम ओरिएंटेड रिसर्च। इसके नाम से पता चल रहा होगा कि प्रॉब्लम ओरिएंटेड रिसर्च, एज द नेम सजेस्ट, प्रॉब्लम ओरिएंटेड रिसर्च इज कंडक्टेड टू अंडरस्टैंड द एग्जैक्ट नेचर ऑफ अ प्रॉब्लम टू फाइंड आउट रेलेवेंट सॉल्यूशन। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको प्रॉब्लम समझने की जरूरत है कि प्रॉब्लम है क्या। अगर आपको पता चल जाएगा प्रॉब्लम क्या है, देन उसके बाद आप उसका सोल्यूशन निकाल सकते हैं। सो द टर्म प्रॉब्लम रेफर्स टू द मल्टीपल चॉइसेस और इशूज व्हेन
इन एनालाइजिंग सिचुएशन। तो जितने भी इश्यूज होते हैं प्रॉब्लम को क्रिएट करने में, जितने भी रीजन हो सकते हैं प्रॉब्लम की के, उन सभी को आपने फाइंड आउट किया, देन उसके बाद उन प्रॉब्लम्स को ठीक किया गया। तो यहाँ पर एक एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल, रेवेन्यू ऑफ कार कंपनी हैज डिक्रीज्ड बाय 12% इन लास्ट ईयर। तो जो रेवेन्यू है, मतलब जो सेल्स है, वो डिक्रीज हो गई किसी कंपनी की 12% से। सो दी फॉलोइंग कुड बी द प्रोबेबल कॉजेज। तो रीजन क्या हो सकते हैं इसके? तो पहले हम रीजन देखेंगे कि रीजन क्या क्या हो सकते हैं। सो देयर इज नो ऑप्टिमम प्रोडक्शन, क्या पता प्रोडक्शन कम हुआ हो। पुअर क्वालिटी ऑफ अ प्रोडक्ट, क्या पता क्वालिटी कम हो गई हो हमारे प्रोडक्ट की। और नो एडवर्टाइजिंग, हमने एडवर्टाइजिंग कम करी हो या ना करी हो। और इकोनॉमिक कंडीशंस अच्छी ना हो, हमारी मार्केट कंडीशन जो है वो अच्छी ना हो। तो काफी सारे रीजन हो सकते हैं। तो यहाँ पर पहले आपने प्रॉब्लम को देखा कि प्रॉब्लम क्या है, इसके ऊपर रिसर्च किया। देन एक बार आपने प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर लिया, उसके बाद उसका सॉल्यूशन क्या होगा उस पर हम इस पर डिस्कशन करते हैं। ओके, तो यहाँ पर क्या होता है, इसको हम बोलते हैं प्रॉब्लम ओरिएंटेड रिसर्च। ओके, नेक्स्ट आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग रिसर्च। This type of research is conducted by companies to understand and resolve their problems. The problem solving method uses applied research, जो कि हमारे रियल लाइफ प्रॉब्लम होती है। मैंने अभी आपको बताया था कि अप्लाइड रिसर्च क्या होती है, जो कि रियल लाइफ प्रॉब्लम को सॉल्व करने में हेल्प करती है। टू फाइंड सॉल्यूशंस टू एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम, तो जो कि प्रॉब्लम ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है उसको सॉल्व करना है। रियल लाइफ प्रॉब्लम है किसी कंपनी के साथ, किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ, तो वहां पर उन चीजों के ऊपर रिसर्च की जाती है कि रियल लाइफ में क्या प्रॉब्लम चल रही है और फिर उसका सोल्यूशन निकालते हैं। अप्लाइड रिसर्च बोलते हैं क्योंकि यहाँ पर एक रियल लाइफ प्रॉब्लम होती है। अप्लाइड रिसर्च क्या होती है मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। अब ये देख लेते हैं कहाँ कहाँ पे यूज होती है। दिस रिसर्च इज यूज्ड इन बिजनेस, मेडिसिन, एजुकेशन इन ऑर्डर टू फाइंड सॉल्यूशन दैट में इंप्रूव हेल्थ, सॉल्व साइंटिफिक प्रॉब्लम और डेवलप न्यू टेक्नोलॉजी। तो इस तरीके से इसका यूज किया जाता है ताकि हम रियल लाइफ प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें। नेक्स्ट आपका क्वालिटेटिव रिसर्च। ये काफी इजी आपको पता चल रहा होगा नाम से कि क्वालिटेटिव रिसर्च का मतलब जहां पर हम क्वालिटी वाली चीजों पे रिसर्च कर रहे हैं। क्वालिटेटिव रिसर्च इज अ प्रोसेस दैट इज अबाउट इंक्वायरी। सिंपल, आपको इंक्वायरी करनी है। इट हेल्प्स क्रिएट इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्रॉब्लम्स और इश्यूज इन देयर नेचुरल सेटिंग। दिस इज नॉन स्टैटिस्टिकल मेथड। यहाँ पर हम डेटा ज्यादा यूज नहीं करते हैं, सिंपल तरीके से हम इंक्वायरी करते हैं। हमें बस क्वालिटी देखनी है, चीजों की क्वालिटी क्या है। और क्वालिटी कैसे पता चलेगी? चीजों को ऑब्जर्व करके। आप चीजों को ऑब्जर्व करो सिंपल, और इंक्वायरी करो। ठीक है, उनसे लाइक यहाँ पर एग्जांपल दिया हुआ है, लाइक 1-to-1 इंटरव्यू है। तो अगर आप किसी पर्सन की क्वालिटी जानना चाहते हो कि वो पर्सन जो है उसकी क्वालिटी क्या है, तो अगर आप उसकी डिग्री वगैरह ना देख करके उससे बात करो फेस टू फेस। ठीक है, अगर उसकी जो टॉकिंग है, जो उसके बात करने का तरीका है, जो उसका बॉडी लैंग्वेज है, उससे पता चल जाएगा उसकी क्वालिटी क्या क्या है। ठीक है, और केस स्टडी रिसर्च होती है जिसमें हम केस स्टडी करते हैं। तो ये कुछ एग्जाम्पल हैं जो कि क्वालिटेटिव रिसर्च में यूज किए जाते हैं। नेक्स्ट आपका क्वांटिटेटिव रिसर्च। क्वालिटेटिव रिसर्च इज स्ट्रक्चर्ड वे ऑफ कलेक्टिंग डेटा। क्वालिटेटिव नहीं, क्वांटिटेटिव है, सॉरी। यहाँ पर क्वांटिटेटिव रिसर्च इज स्ट्रक्चर्ड वे ऑफ कलेक्टिंग डेटा एंड एनालाइजिंग टू ड्रॉ कंक्लूजन। तो यहाँ पर डेटा कलेक्शन किया जाता है, जैसे उसके नाम से पता चल रहा है क्वांटिटेटिव है ये। अनलाइक क्वालिटेटिव मेथड, दिस मेथड यूज अ कंप्यूटेशनल एंड स्टैटिस्टिकल प्रोसेस टू कलेक्ट एंड एनालाइज डेटा। तो यहाँ पर हम डेटा का यूज करते हैं, उसको एनालाइज करते हैं। कलेक्शन होता है, एनालाइज करते हैं, देन उसके बाद हम रिजल्ट ड्रॉ करते हैं। तो क्वांटिटेटिव रिसर्च में क्या होता है, हम डेटा कलेक्शन करते हैं, देन उसके बाद उसको एनालाइज किया जाता है, उसके बेस पे हम रिजल्ट निकालते हैं। ऑनलाइन सर्वे होते हैं, क्वेश्चनियर बनाए जाते हैं, पोल्स होते हैं, और प्रेफरेबल डेटा कलेक्शन टूल्स यूज इन क्वांटिटेटिव रिसर्च। देयर आर वेरियस मेथड्स ऑफ डिप्लॉइंग सर्वेज और क्वेश्चनियर्स। तो यहाँ पर बहुत सारे मेथड होते हैं जो कि अलग अलग यूज किए जाते हैं हमारे क्वांटिटेटिव रिसर्च में। ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च। गाइस ये काफी इंपॉर्टेंट है और काफी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है इसके ऊपर क्वेश्चन। सो एक्स पोस्ट फैक्टो क्या होता है, और आफ्टर द फैक्ट रिसर्च, इसको बोलते हैं हम आफ्टर द फैक्ट रिसर्च। कोई ऐसी चीज जो कि ऑलरेडी हो चुकी है, आफ्टर द फैक्ट है, इसको इसीलिए हम उसको बोलते हैं एक्स पोस्ट फैक्टो, जो कि ऑलरेडी हो चुकी है। इज अ कैटेगरी ऑफ रिसर्च डिजाइन इन विच द इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट आफ्टर द फैक्ट दैट हैज अकर्ड विदाउट इंटरफेरेंस फ्रॉम द रिसर्चर। तो जो चीज ऑलरेडी हो चुकी है, हैज ऑलरेडी अकर्ड, ठीक है, ऑलरेडी अकर्ड हो चुकी है, उसके ऊपर रिसर्च कर रहे हो। तो यहां पर जो रिसर्चर है वो क्या देखता है कि जो चीज ऑलरेडी हो चुकी है वहीं से वो डेटा कलेक्ट करता है और देन उसके बाद रिसर्च की जाती है उसके ऊपर। यहाँ पर इसको एग्जांपल से समझ लेते हैं। फॉर एग्जांपल, अ रिसर्चर इज इंटरेस्टेड इन हाउ वेट इन्फ्लुएंस सेल्फ स्टीम लेवल्स इन अडल्ट। तो जो वेट होता है वो हमारे सेल्फ स्टीम लेवल को, यानी कि हमारी सेल्फ वैल्यू को, हमारे कॉन्फिडेंस को किस तरीके से अफेक्ट करता है। तो जिसका वेट कम होता है शायद उसका जो सेल्फ स्टीम है, जो उसकी सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो कम होगा। जिसका वेट बहुत ज्यादा है शायद उसका भी कम होगा। जिसका वेट कम है उसका लेवल ठीक होगा या उसका ज्यादा होगा, है ना। तो इस तरीके से जो रिसर्च होती है, तो यहाँ पर क्या करेंगे हम यहाँ पर जितने भी पतले लोग हैं उनका डेटा कलेक्ट करेंगे।
जो मीडियम साइज है उनका डेटा भी कलेक्ट करेंगे और जो ज्यादा ओवर वेट है उनका भी डेटा कलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर जो डेटा कलेक्शन किया जाएगा वो पतले लोगों से किया जाएगा। ऐसा नहीं कि आप लोगों को पतला कर दिया जाए पहले, देन उसके बाद रिसर्च की जाएगी, या फिर आपको जबरदस्ती मोटा कर दिया और उसके बाद वहां पे हमने डेटा कलेक्ट किया कि कितने लोग हैं, सभी लोग मोटे लोग आ जाओ और आपके ऊपर रिसर्च की जाएगी। ठीक है, आपके कॉन्फिडेंस को चेक किया जाएगा। तो यहाँ पर ऐसे नहीं करना, जो ऑलरेडी पतले लोग हैं, जो ऑलरेडी मोटे लोग हैं, इन्हीं का डेटा कलेक्ट करना है, देन उसके बाद उसके ऊपर स्टडी करनी है। तो यहाँ पर अंडर वेट, नॉर्मल वेट एंड ओवर वेट हर किसी का डेटा जो कि ओरिजिनल नेचुरल अपनी नेचुरल स्टेज में है, जो कि ऑलरेडी पतले हैं या ऑलरेडी मोटे हैं, उनका डेटा हम कलेक्ट करेंगे। देन उसके बाद उनके सेल्फ स्टीम लेवल का जो है उसको मेजर किया जाएगा कि इस तरीके से जो उनका वेट है वो उनके सेल्फ स्टीम लेवल को यानी कि सेल्फ वैल्यू को अफेक्ट करता है। सो गाइज आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा कि एक्स फैक्टर रिसर्च क्या होती है। फिर भी डाउट रहेगा तो आप लोग मुझे कमेंट करेंगे तो मैं आपको रिप्लाई करके बता दूंगा। एंड गाइज वन मोर थिंग, जो आपका यूजीसी नेट पेपर 1 है इसलिए इसमें आपका रिसर्च टॉपिक डाला गया है बिकॉज आफ्टर पोस्ट ग्रेजुएशन या तो आप लोग पीएचडी करते हैं या फिर आप लोग टीचिंग करते हैं। तो अगर आप पीएचडी करेंगे तो डेफिनेटली वहाँ पे आपको रिसर्च की जरूरत पड़ेगी, आपको बेसिक नॉलेज होनी जरूरी है। और अगर आप टीचिंग करते हैं तो वहाँ भी कहीं ना कहीं चीजें आपके काम आती हैं, तो इसलिए डाला गया है आपके पेपर 1 में। ओके, सो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसर्च क्या होते हैं इसको समझ लेते हैं। पहले आपका सिस्टमेटिक, जितनी भी रिसर्च होती है सब सिस्टमेटिक मैनर में होती है, क्योंकि अगर हम विदाउट सिस्टमेटिक मैनर में करेंगे तो डेफिनेटली रिजल्ट जो है वो सही तरीके से ड्रॉ नहीं किए जा सकते हैं। तो एक सिस्टमेटिक तरीके से रिसर्च होती है। लाइक डेटा कलेक्शन क्या होगा, मेथड क्या होगा, उसको हम देखते हैं क्या मेथड होगा, प्राइमरी होगा, सेकेंडरी डेटा कलेक्शन किया जाएगा किस तरीके से होगा। और सेकंड थिंग पहले हम चेक करते हैं कि ऑलरेडी इस टॉपिक पे रिसर्च तो नहीं हो रखी है, उसके लिए हम लिटरेचर रिव्यू करते हैं, लिटरेचर रिव्यू किया जाता है उसके लिए। और इसके बाद ही रिसर्च जो है वो काफी इन डेप्थ होती है, बिकॉज लिटरेचर रिव्यू करना इसलिए जरूरी है। सपोज करो आपने किसी चीज के ऊपर रिसर्च करना स्टार्ट किया और उसके ऊपर रिसर्च ऑलरेडी हो चुकी है, कंक्लूजन ड्रॉ हो चुके हैं, आपने वही दोबारा से मेहनत कर ली उस चीज के ऊपर, तो कोई फायदा नहीं होगा, है ना। तो इसलिए लिटरेचर रिव्यू करना जरूरी है ताकि पता चले कि ऑलरेडी इन टॉपिक के ऊपर क्या रिसर्च हो रखी है जिसके ऊपर आप रिसर्च करने जा रहे हो। तो सिस्टमेटिक तरीके से रिसर्च की जाती है बेस्ड ऑन लॉजिकल रीजनिंग। जितनी भी रिसर्च होती है सब लॉजिकल रीजनिंग पे बेस्ड होती हैं। वहां पर एक रीजनिंग यूज की जाती है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे अपकमिंग वीडियोस में। हाइपोथेसिस होते हैं, नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेट हाइपोथेसिस, तो उसके बारे में हम अपकमिंग क्लासेस में डिस्कस करेंगे। तो आप स्टे ट्यून्ड विद दिस चैनल, आपको कंप्लीट हम यहाँ पर सोल्यूशन प्रोवाइड करेंगे रिसर्च एप्टीट्यूड वाले यूनिट का। द डेटा और नॉलेज दैट इज डिराइव्ड इज इन रियल टाइम फ्रॉम एक्चुअल ऑब्जर्वेशंस इन नेचुरल सेटिंग। तो जो डेटा लिया जाता है वो रियल टाइम डेटा होता है, क्योंकि हम स्टडी कर रहे हैं, जो रिसर्च कर रहे हैं वो रियल टाइम डेटा के ऊपर की जाती है जो कि एक्चुअल प्रॉब्लम है। ठीक है, वहां पर हम डेटा कलेक्शन करते हैं। जो अगर आपका सपोज करो सेकेंडरी डेटा है तो भी हम जो डेटा कलेक्शन करेंगे वो ऐसी प्रॉब्लम ओरिएंटेड चीजों से ही हम कलेक्शन करते हैं जहां पर जो चीजें हुई होती हैं। तो यहाँ पर जो डेटा कलेक्शन होता है वो एक्चुअल रियल टाइम में होता है। देयर इज इन डेप्थ एनालिसिस ऑफ ऑल डेटा कलेक्टेड सो दैट देयर आर नो एनोमलीज दैट इज नॉन एज डिस्क्रिपेंसी एसोसिएटेड विद इट। तो यहाँ पर जितना भी हम डेटा कलेक्शन करते हैं उसका इन डेप्थ एनालिसिस किया जाता है ताकि कोई भी जो आपका रिजल्ट निकले वो गलत ना हो, कोई डिस्क्रिपेंसी ना हो डेटा कलेक्शन में, डेटा एनालिसिस में और रिजल्ट में। रिसर्च क्रिएट्स अ पाथ फॉर जनरेटिंग न्यू क्वेश्चंस। ठीक है, जब भी हम रिसर्च करते हैं तो हमारे लिए एक रास्ता तैयार होता है जिससे हम नए नए क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं। एग्जिस्टिंग डेटा हेल्प्स क्रिएट मोर अपॉर्चुनिटीज फॉर रिसर्च। जो ऑलरेडी डेटा अवेलेबल है, जो ऑलरेडी डेटा रिसर्च हो चुकी है, वो हमारी फर्दर हेल्प करती है नई रिसर्च करने में। नेक्स्ट आपका रिसर्च इज एनालिटिकल इन नेचर। एनालिटिकल नेचर मतलब कि काफी हम इसको एनालाइज करते हैं जो डेटा कलेक्शन किया जाता है, और एनालाइज करने के बाद ही हम रिजल्ट ड्रॉ करते हैं। तो रिसर्च का काफी एनालिसिस किया जाता है, देन उसके बाद हम रिजल्ट ड्रॉ करते हैं। it makes a use of all the available data so that there is no ambiguity in inference। तो यहाँ पर रिजल्ट निकालने में कोई अस्पष्टता ना हो, कोई गलत तरीके से रिजल्ट ना निकल जाए, इसलिए हम जितने भी डेटा अवेलेबल होते हैं उन सभी का हम अच्छे से यूज करते हैं, उसको एनालाइज करते हैं, तभी हम रिजल्ट ड्रॉ करते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि रिसर्च जो है वो एनालिटिकल होती है। Accuracy is one of the most important aspect of research. The information that is obtained should be accurate and true to its nature। तो एक्यूरेसी जो है वो बहुत जरूरी है रिसर्च में, और तभी डेटा कलेक्शन करने के बाद उसको एनालाइज किया जाता है अच्छे से, देन उसके बाद रिजल्ट ड्रॉ किया जाता है ताकि जो एक्यूरेसी है वो बनी रहे। और गाइज हम रिसर्च करने के बाद उसको हम वेरीफाई कर सकते हैं। तो जितनी भी रिसर्च होती है सबकी सब वेरीफाइबल होती हैं, मतलब कहने का कि उसको हम बाद में भी वेरीफाई कर सकते हैं। अगर आप चाहो तो बाद में मार्केट में जाकर के दोबारा से डेटा कलेक्ट करो और दोबारा से रिसर्च करोगे तो सेम रिजल्ट निकल के आता है। तो डेटा जो है उसको उसका कलेक्शन करने के बाद दोबारा से उस पर हम रिसर्च कर सकते हैं। तो जो एक्यूरेसी है वो जरूरी है क्योंकि इसको वेरीफाई किया जा सकता है। ठीक है, सो ये कुछ बेसिक से आपके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं रिसर्च के, और इसके अलावा भी बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं, तो जो इंपॉर्टेंट है मैंने यहाँ पे डाल दिए हैं। गाइस आपको वीडियो लेक्चर्स कैसे लगते हैं मुझे कमेंट करके जरूर बताया करो। आपके जो फीडबैक होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताया करो कि जो क्लासेस हैं वो कैसी लग रही है आपको, कैसे चल रहा है सब कुछ। ओके,
एंड गाइज वन मोर थिंग, आपको ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करना है अपने सभी फ्रेंड्स के साथ जो कि यूजीसी नेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, बिकॉज जितना आप लोग शेयर करते हैं फर्दर उतने ज्यादा ही हमारे चैनल पे व्यूज आते हैं, फर्दर मुझे मोटिवेशन मिलती है आप लोगों के लिए वीडियो लेक्चर्स क्रिएट करने में। तो आप लोगों का सपोर्ट रहेगा तो फर्दर आपके लिए जो वीडियो लेक्चर्स हैं वो हम क्रिएट करते रहेंगे टाइम टू टाइम, ताकि आपकी जो स्टडी है वो अच्छे से होती रहे और जो पेपर 1 है उसकी जो प्रिपरेशन है वो अच्छे लेवल पे पहुंच जाए। ठीक है, तो आपको करना क्या है, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करना है सभी फ्रेंड्स के साथ जो भी यूजीसी नेट के लिए या सेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। ओके, सो गाइस, हाउ टू क्वालिफाई यूजीसी नेट इन फर्स्ट अटेम्प्ट। सो इन ऑर्डर टू स्कोर गुड मार्क्स यू नीड टू डू टारगेट बेस्ड स्टडी। टारगेट बेस्ड स्टडी से क्या मतलब है कि जो आपके सिलेबस में मेंशन है टॉपिक, उन टॉपिक को आपको अच्छे से डिटेल में पढ़ना है, डिटेल में करना है। जैसे हमने अभी डिस्कस किया है वीडियोस में, तो मैंने यूनिट वाइज कंप्लीट नोट्स आपके लिए प्रिपेयर किए हैं। पेपर 1 की बात कर रहा हूं मैं। पेपर 1 में आपके कंप्लीट नोट्स जो हैं वो यूनिट वाइज हर एक टॉपिक को हमने कवर किया है। यूनिट वाइज इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी हैं, प्लस प्रीवियस ईयर के पेपर है विद सॉल्यूशन। सो दिस इज कंप्लीट बंडल फॉर पेपर 1। एंड गाइस, इन नोट्स के रिगार्डिंग आप मुझसे इस गिवन नंबर पे व्हाट्सएप पे कॉल के थ्रू बात कर सकते हैं। अगर मैं कॉल पिक ना करूं तो प्लीज आप मुझे व्हाट्सएप कर देना, क्योंकि कई बार क्या होता है मैं बिजी होता हूं तो मैं कॉल पिक नहीं कर पाता, तो आप मुझे व्हाट्सएप कर दिया करो, जैसे मैं फ्री होता हूं मैं उसका रिप्लाई कर दूंगा। और गाइज वन मोर थिंग, अगर आपको इस बार जून वाले अटेम्प्ट में निकालना है नेट या जेआरएफ, तो गाइज मेरी क्लासे अटेंड कर लो और मेरे नोट्स ले लो, इन दोनों का कॉम्बिनेशन बना लो। और गाइज मैं गारंटी दे रहा हूं, 100% गारंटी है कि आपका जो नेट या जेआरएफ जिस भी चीज को आप एम कर रहे हो वो 100% क्वालिफाई हो जाएगा। सिर्फ क्लासेस से कुछ नहीं होने वाला, सिर्फ नोट से कुछ नहीं होने वाला। अगर आप दोनों को मर्ज कर दोगे तो डेफिनेटली आप इस एग्जाम में अच्छा स्कोर कर पाओगे पेपर 1 में, क्योंकि यहां पर हम आपकी वीडियो लेक्चर में आपके कंसेप्ट क्लियर कर देंगे और नोट्स के थ्रू आपकी कंप्लीट स्टडी हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपना जो एग्जाम है वो फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वालिफाई कर सकते हैं। दिस इज माय स्ट्रेटेजी जो कि आप लोगों के लिए है, अगर आप चाहें तो इस चीज को अपना सकते हैं। So guys, finally thank you for watching this video. Share this video with all UGC NET aspirants. Subscribe for UGC updates and assistant professor job updates. So guys, वीडियो कैसे लगी आप लोग मुझे जरूर बताना, और आप लोगों का जो फीडबैक होता है मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत ही वैल्यूएबल होता है। आप लोगों के फीडबैक से ही मुझे फर्दर मोटिवेशन मिलती है वीडियोस बनाने में। सो गाइस, आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग UGC NET मेंटोर। थैंक यू सो मच।